वेलकम एवरीवन। जो आज की वीडियो है दैट इज़ इन अ सीरीज़ ऑफ वीडियोस जो कि हम लोग बात कर रहे होंगे बिजनेस लीडर से, मनी मैनेजर से ऑन टॉपिक्स जो कि रेलेवेंट हैं इन्वेस्टर्स के लिए, सच एज द इकोनॉमी, द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड उनकी रिस्पेक्टिव कंपनीज। आज के हमारे जो फर्स्ट गेस्ट हैं दैट ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, मोहम्मद शोएब साहब, फाउंडर एंड CEO ऑफ अल मीज़ान इन्वेस्टमेंट्स। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू। सबसे पहले आई गेस लेट्स जस्ट स्टार्ट कि इफ़ यू कैन डिस्क्राइब योर जर्नी कि आपने कैसे सेटअप किया अल मीज़ान को एंड हाउ डिड यू मेक इट इनटू वन ऑफ द बिगेस्ट फंड मैनेजर्स इन द कंट्री। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने अपना उस्मान जो ये जर्नी स्टार्ट किया था 1995 में स्टार्ट किया था और हमने एक क्लोज एंड फंड के साथ शुरू किया था। उस ज़माने में एक कॉन्सेप्ट ये था कि जो म्यूचुअल फंड्स थे वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर में थे और प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं था। तो एक इनिशिएटिव हमने लिया था कि एक प्राइवेट सेक्टर में भी म्यूचुअल फंड्स लाने चाहिए और उस वक्त जो रेगुलेशन थी वो सिर्फ क्लोज एंड फंड्स को अलाउ करती थी। तो हमने एक क्लोज एंड फंड लॉन्च किया था 250 मिलियन से। अब माशाल्लाह से उसको साइज हमारा तकरीबन भी क्लोज्ड जून 2021 एट अबाउट 200 बिलियन रुपीज़ और हमारी अब 15 सिटीज़ में वी हैव 26 ब्रांचेस। और जहाँ तक हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स की, तो अभी भी पेनिट्रेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत कम है। ऑल्दो अल मीज़ान हैज़ द काइंड ऑफ प्रिविलेज टू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स। तकरीबन हमारे पास 1,65,000 के करीब इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन बहुत कम है। देखा जाए, अगर आप देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में जो बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, यूनिक अकाउंट होल्डर, वो 64 मिलियन के करीब हैं। और तो उस लिहाज से देखा जाए जो मोबाइल यूज़र्स हैं वो तो आपको आई एम श्योर पता है कि तकरीबन 180 मिलियन सिम्स हैं और यूनिक यूज़र्स भी तकरीबन 100 मिलियन से ऊपर है। तो देखा जाए तो उस लिहाज से पाकिस्तान में पेनिट्रेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में बहुत कम है। उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो अल मीज़ान का एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल रहा है कि उसने पाकिस्तान में एक इस्लामिक या शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था। गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लामिक का डिसीजन। जी जी जी। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा फोकस ये था कि पहले हमने स्टार्ट तो एज ए कन्वेंशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी किया था, लेकिन हमारा फोकस 2002 में अब जाके हमारा फोकस चेंज हुआ जब हमने मीज़ान बैंक की सब्सिडरी भी बन गए और ये हुआ कि हमने इस्लामिक एसेट मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस कराना है। और उस वक्त ये कहना चाहिए कि एक टर्निंग पॉइंट था अल मीज़ान के हवाले से कि हमने सोचा कि हम ओपन एंड म्यूचुअल फंड लॉन्च करते हैं। और जो इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स का जो शेयर इस वक्त इंडस्ट्री में हो गया है वो ओवर 40% है, आई बिलीव तकरीबन 42% के करीब है इस्लामिक का जो ओवरऑल शेयर है। मीज़ान का विद इन इस्लामिक, मीज़ान का विद इन इस्लामिक इज़ ओवर 50% माशाल्लाह से। तो बहुत, तो हम ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स ये हमारा शेयर कम हो गए और जो हम समझते हैं कि बड़ी खुशी की बात है। जब हमने स्टार्ट किया तो 100% शेयर के साथ स्टार्ट किया था क्योंकि वी वर द ओनली वन। लेकिन हमारा जो विजन भी है अल मीज़ान का जो वो यही है टू मेक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग फर्स्ट चॉइस। हमारा विजन ये नहीं है टू मेक अल मीज़ान योर फर्स्ट चॉइस, हमने कहा टू मेक शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टिंग फर्स्ट चॉइस। जो लार्जर विजन है हमारा। इन्वेस्टर्स के लिए आई गेस स्टार्ट करते हैं। आजकल हम लोग टीवी भी जब देखते हैं तो बहुत एक डिस्पॉन्डेंसी होती है कि इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत हो गई है और तबाह हो गई है हर चीज़। व्हाट्स योर टेक ऑन द इकोनॉमी कि हमारे हालात अभी कैसे हैं और आगे आपको क्या नज़र आ रहा है कि क्या होने वाला है, पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सोजेनस फैक्टर्स एज वेल कि आजकल जैसे ऑयल प्राइसेस बहुत प्रेशर है। जी बिल्कुल। देखें इकोनॉमी में हमारे वी हैव ऑलवेज लिव्ड बियॉन्ड आवर बजट बेसिकली। तो जब आदमी अपनी जो उसका आमदनी होती है उससे ज़्यादा खर्चा करता है तो उसका ज़ाहिर एक लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आता है। और हम यही देख रहे हैं कि हमने हमेशा अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्चा किया है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूसली हमने देखा है पिछले कुछ सालों में हमारे पास ट्विन डेफिसिट भी रहा है, करंट अकाउंट फिस्कल डेफिसिट भी रहा है और एक्सटर्नल डेफिसिट भी हमारा रहा है। तो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए मेरा ख्याल है कि इस वक्त काफ़ी कोशिशें जारी हैं और हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फोकस एक्सपोर्ट्स के ऊपर है। बहुत सारे ब्लंडर्स हुए इन द पास्ट में, ऑब्वियसली वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट, लेकिन आई थिंक वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इस वक्त जिस तरह से इकोनॉमी को हैंडल किया गया है कोविड के ज़माने में और कोविड के बाद इंटरेस्ट रेट्स को नीचे किया गया, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए टर्फ फाइनेंसिंग लॉन्च की स्टेट बैंक ने वो बहुत अच्छा इक़दाम था। और अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास जो एक कोविड का आई वुड से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है कि जो सप्लाई चेन पे जो इम्पैक्ट आया ग्लोबली तो पाकिस्तान को उसका एडवांटेज हुआ है। बहुत सारे नए ऑर्डर्स पाकिस्तान को मिले हैं और अब जो ये टेक्सटाइल्स वगैरह में जो फोकस है
टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस है एक्सपोर्ट के, ये इनकी प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट है सॉफ्टवेयर वो बढ़ाई जाए, तो हमारी एक्सपोर्ट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अभी भी गैप बहुत है ऑन द एक्सटर्नल साइड, हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट के मुकाबले में, जिसको कुछ हद तक वो रेमिटेंस हेज कर लेती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। ये ज़रूर है कि इस वक्त जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हो गई हैं, स्पेशली ऑयल की, उसकी वजह से हमें बड़ा सेटबैक हुआ है रिसेंटली इकॉनमी को। लेकिन अगेन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास एक्सप्लोरेशन कंपनीज नहीं है या ऑयल नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि हमेशा ये बात की जाती है एक्सप्लोरेशन कंपनीज के हवाले से, और ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं, तो ये बात की जाती है कि हम अपनी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी बढ़ाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उसका होता 15-20% है, वो एक्सप्लोरेशन हो नहीं रही है। तो हमारे पास भी ऑयल है, वी आर अ नेट इम्पोर्टर, हम अपनी शायद डिपेंड करता है मेरे ख्याल में तकरीबन 20% के करीब अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं लोकली, और 80% इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है इस एक्सप्लोरेशन के ऊपर भी गवर्नमेंट को, कि एक्सप्लोरेशन कंपनीज में कैपिटल इंजेक्शन, अगर कैपिटल की ज़रूरत है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, वो प्रोवाइड की जाए उनको, ताकि हम अपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन बढ़ा सकें और अपनी डिपेंडेंसी हम कम कर सकें। एक ज़माने में यूएस भी अपनी बहुत ज़्यादा इंपोर्ट पे डिपेंडेंट था। अब देखें ग्रेजुअली, ऑब्वियसली उनके पास रिजर्व बहुत हैं, लेकिन वो उनका एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, लेकिन अब वो 100% अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो खुद पूरी कर रहे हैं। और हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल कमोडिटीज़ के ऊपर भी, एग्रीकल्चर के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है, कि हम बहुत ज़्यादा फूड की इंपोर्ट्स हमने तकरीबन $10 बिलियन की रिसेंटली की पिछले साल में, तो इसको भी हमें अपनी जो कहना चाहिए कि अपनी यील्ड जो है हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, और एक्सप्लोरेशन साइड पे काम करने की ज़रूरत है। एब्सोल्युटली एग्री। आई गेस गवर्नमेंट ने उस पर कुछ स्टेप्स लेना स्टार्ट किया अभी भी, जैसे वो कह रहे हैं कि सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन करके गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए वेकॉक बिल वाज आई थिंक अ वेरी स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बहुत अच्छा स्टेप लिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से हमेशा एक वो होता है कि द स्टॉक मार्केट इज द बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी। अगर स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है तो परसेप्शन बनता है कि इकोनॉमी अच्छी चल रही है, अगर स्टॉक मार्केट बुरी चल रही है तो परसेप्शन है कि इकोनॉमी बुरी है। अब लास्ट 3-4 ईयर्स से कोविड के बीच में वो एक नीचे जाके स्पाइक आया था, बट अगर आप लॉन्गर टर्म में देखें तो मार्केट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग रही है। जी बिल्कुल। तो आउटलुक अभी आपको कैसा लग रहा है मार्केट का? हाँ, पहले मैं थोड़ा वो बता दूं बैरोमीटर ऑफ द इकोनॉमी की आपने जो बात की, देखिए एक तो हमारी बात ये है कि हमारा तो मार्केट कैप वैसे ही बहुत ही कम है, एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बहुत कम है, तो इन ट्रू सेंस वैसे भी हमारी मार्केट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एक तरह से। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम लिस्टेड सेक्टर को हम अज्यूम कर लें कि क्योंकि लार्ज स्केल कंपनीज होती हैं, वहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, उसको मार्केट हम इसको रिप्रेजेंटेटिव अज्यूम कर भी लेना, तब भी the performance of the market is not the real benchmark. Exactly. The performance of the companies is the benchmark. Exactly. तो आप देखें कि हमारी रिसेंटली अगर आप देखें कि माशाल्लाह से पिछले 1-2 साल में कंपनीज की अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रही है। अगर आप देखें उनकी डिविडेंड पेइंग एबिलिटी इंक्रीज हो गई है, अर्निंग ग्रोथ 14, 15, 16% तक जा रही है, डिविडेंड यील्ड आपकी 5-6% तक जा रही है, तो ओवरऑल ग्रोथ जो है वो तकरीबन प्रॉफिटेबिलिटी की 22% तक जा रही है। ये अलग बात है कि मार्केट में उसकी रियलाइजेशन नहीं हो रही, तो हमारा प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है, जो पहले 8 होता था, फिर वो 7 हो गया, फिर 6 हो गया, अब शायद 5.4 के करीब है, तो प्राइस अर्निंग मल्टीपल कम हो रहा है, तो मार्केट नहीं परफॉर्म कर रही। लेकिन लिस्टेड कंपनीज जो है, अगर आप देखें हर सेक्टर ने है ना इन द रिसेंट पास पिछले 12 से 18 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे जो भी आई है प्रॉफिटेबिलिटी हर कंपनी की, चाहे आप टेक्सटाइल को देख लें, चाहे आप सीमेंट्स को देख लें, चाहे आप ऑटोमोबाइल को देख लें, किसी सेक्टर को आप देख लें, बैंक्स को देख लें, फाइनेंशियल सेक्टर को ओवरऑल देख लें, तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी रही। तो मैं समझता हूँ कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। मार्केट इस वक्त उस बात को कहना चाहिए ना कि वैल्यू नहीं कर रही है इस वक्त जो ग्रोथ इन अर्निंग्स आई है, और सूनर और लेटर ये चीज़ होती है। हम देखते हैं मार्केट्स एबनॉर्मली कुछ लंबे अरसे तक हाई भी रहती हैं अपने रियल वैल्यू से, और कुछ मार्केट्स अपने रियल पोटेंशियल से लो भी रहती हैं, लेकिन इवेंचुअली जो है ना वो मीन रिवर्जन ज़रूर होती है। तो आपने देखा है कि रिसेंटली ग्लोबल मार्केट जो है बिकॉज ऑफ दी जो लिक्विडिटी है दुनिया में, उसकी वजह से बहुत ऊपर गई है। पाकिस्तान की मार्केट ने वो परफॉर्म नहीं किया है, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो परफॉर्म करनी चाहिए। अच्छा, थीमेटिकली इफ़ यू कैन शेड सम लाइट, आप लोगों को या आपके फंड को जैसे थीमेटिक प्लेस कौन से अच्छे लग रहे हैं आगे जाके?
देखिए दो तीन इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं। एक तो ज़ाहिर है कि सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने कहा कि जो सबसे बड़े सेक्टर्स हैं मार्केट के, एक तो बैंक्स का बहुत बड़ा सेक्टर है, फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बहुत बड़ा सेक्टर है। ये दोनों सेक्टर डेफिनेटली इसमें बिकॉज ऑफ दी हायर ऑयल प्राइसेस फॉर एक्सप्लोरेशन कंपनीज एंड बिकॉज ऑफ दी नाउ हायर इंटरेस्ट रेट्स जो हम देख रहे हैं, तो बैंक इन दोनों में अर्निंग पोटेंशियल बहुत अच्छा नज़र आता है। एट द सेम टाइम हमारा बिलीफ रहा है हमेशा से कि पाकिस्तान इज़ अ वेरी बिग कंज्यूमर मार्केट। तो कंज्यूमर स्टॉक के जो प्लेस है ना, वो पाकिस्तान में हमेशा अच्छे रहने चाहिए, और वो उसके ऊपर ज़रूर फोकस करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कि जो कंज्यूमर प्लेस हैं इंपॉर्टेंट, उनमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा शोएब भाई, एक अगर हम लोग लास्ट वाइल मार्केट ही ख़राब रही है पिछले 3 साल की, अगर हम लोग बात करें 3 से 4 साल की बात करें, एक क्रिटिसिज्म आया है कि म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही है। आई गेस मार्केट में जब वो एक यूफोरिया भी बना था, वो टेक सेक्टर की वजह से बना था, और हम लोगों ने देखा भी है कि म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ा सा लेट एंट्री की है टेक सेक्टर के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि हालांकि रिसर्च में आई थिंक कैपेबिलिटीज़ अब बहुत रैंप अप हो गई हैं अक्रॉस द इंडस्ट्री, एंड बहुत अच्छी क्वालिटी की रिसर्च हो रही है। जी बिल्कुल। सो कैन यू शेड सम लाइट कि व्हाई दे वर सो लेट, और उसको रेक्टिफाई किस तरीके से कर रहे हैं आगे जाते हुए? देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उसमें देखने वाली बात ये है कि टेक सेक्टर का जो है ना, जब हम अपने फंड्स को मैनेज करते हैं, या कोई भी म्यूचुअल फंड है, इक्विटी फंड है, जब अपने पैसे को एलोकेट करता है, तो वो अपने ज़ाहिर साइज़ को देखता है, और उसके साइज़ के साथ साथ मार्केट में लिक्विडिटी को देखता है, और इंडेक्स वेट को देखता है। तो उसमें अगर आप देखेंगे जो टेक सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि उसका जो मार्केट वेट है in terms of the market cap also and also in terms of the index weight, वो बहुत कम रहा है। और जाहिर है कि कंसिडरिंग के म्यूचुअल फंड्स जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेट करते हैं, वो डेली लिक्विडिटी पे ऑपरेट करते हैं, यानी ऑन डिमांड बेसिकली रिडेम्पशन देते हैं लोगों को, कि अगर आप आज रिडेम्पशन देंगे तो कल आपको पैसे मिल जाएंगे, या कल नहीं तो कम से कम परसों मिल जाएंगे, 2 दिन में पैसे मिल जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह की जाए जो बड़े सेक्टर्स हों मार्केट कैप के लिहाज से, और जहाँ लिक्विडिटी भी हो। तो अभी एक अच्छी डेवलपमेंट म्यूचुअल फंड के हवाले से हो रही है, बट दैट इज़ ऑन द फिक्स इनकम साइड, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ एक दफ़ा फिक्स इनकम साइड पे हो जाएगी तो फिर शायद इक्विटी साइड पे भी हो जाए। वो फिक्स टर्म फंड्स की बात हो रही है, क्या यानी कि उसमें डेली लिक्विडिटी नहीं होगी। आप डेली जाके रिडेम्पशन नहीं करा सकेंगे उसमें एज इन्वेस्टर, आप थोड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। ये एडवांटेज था क्लोज एंड फंड का, जो पाकिस्तान में पहले होते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। ये एक दफ़ा हो जाएगा तो फिर इस तरह के फंड इक्विटी साइड पे भी आ सकते हैं, कि हम कहें कि यार ये इसमें जो है ना, आप पैसा जो है आप रखें, और 3 साल के लिए रखें या 1 साल के लिए रखें, ताकि आप 1 साल तक रिडेम्पशन ना करें। तो फिर फंड मैनेजर के लिए बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, फिर अपनी स्ट्रैटेजी भी तरह लॉन्ग टर्म बना सकें। वॉलेटिलिटी के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, वो बेहतर हो जाएगा। ओके, जैसे आपने बात भी अभी की थी इन्वेस्टमेंट्स की और इन्वेस्टमेंट होराइजन की भी, एक डू यू थिंक एक रेगुलेशन है विच स्टेट्स के म्यूचुअल फंड्स हैव टू बी इन्वेस्टेड इक्विटी साइड पे 70% उन्होंने इन्वेस्टमेंट हर वक्त रखनी होती है। अब उसकी वजह से रिगार्डलेस कि आपको मार्केट ओवर वैल्यूड रख रही है या अंडर वैल्यूड रख रही है, आप 70% इन्वेस्टेड हो गए। तो डू यू थिंक दिस रेगुलेशन नीड्स अ रीथिंक, या ज़रूरत नहीं है? देखिए, ये बेसिकली रेगुलेशन अप्लाई होती है ओनली ऑन वन टाइप ऑफ फंड, जो अपने आप को स्टॉक फंड्स कहते हैं जी, उनके लिए अप्लाई होती है। कि अगर आप कहते हैं कि आप स्टॉक फंड है तो आप 70% उसमें इन्वेस्टमेंट रखें। लेकिन हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास अल-मीज़ान के पास टोटल 19 फंड्स हैं, उसमें से 6 इक्विटी के फंड्स हैं। अब उसमें बैलेंस फंड भी है, जहाँ हम कहते हैं कि हम 50% इक्विटी में रखेंगे। स्टॉक फंड है, वो हम कहते हैं कि ज़ाहिर है 70% से ऊपर हमने रखना ही रखना है। जो बैलेंस फंड है उसमें 40% से, यानी आई थिंक 40 to 50% का बैंड अलाउड है वहाँ पे। तो ये तो ऑलरेडी ऑप्शन मौजूद हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड एक ऐसी प्रोडक्ट नहीं है कि एक इन्वेस्टर के लिए, वो हज़ारों लाखों इन्वेस्टर होते हैं। तो हर आदमी जब आके सोचता है ना, तो स्टॉक फंड में आके कहता है मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर ले रहा हूँ। अब आप ये नहीं कर सकते कि एज अ फंड मैनेजर आप डिसाइड कर लें कि भाई वो तो कह रहा है, इन्वेस्टर जो है उस्मान जो है वो तो कह रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर ले रहा हूँ, लेकिन एज अ फंड मैनेजर मैं सोचता हूँ कि उसको स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, तो अपना एक्सपोजर कम कर दो। उसका बेहतर तरीका ये है कि मैं उस्मान को कहूँ कि देखें, स्टॉक मार्केट जो है ना, इसका आउटलुक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एज अ फंड मैनेजर, आप स्टॉक फंड से पैसे निकालें, आप मनी मार्केट फंड में ले जाएं, तो दैट इज अ बेटर अप्रोच। शोएब भाई, जैसा अभी आपने कहा कि हमारे हज़ारों लाखों क्लाइंट्स होते हैं, तो जैसे हम लोग ब्रोकरेज में बात कर रहे होते हैं हमेशा कि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत लो होती है। व्हाट इज़ द रिटेल पार्टिसिपेशन लाइक म्यूचुअल फंड्स में, और अभी भी क्या अंडर पेनिट्रेटेड है और एफर्ट्स करने की ज़रूरत है या नहीं?
जी, वो तो शुरू में थोड़ा सा मैंने जिक्र भी किया था कि वो तो exactly. बहुत ही कम है। मतलब आप देखें टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 4 लाख इन्वेस्टर्स हैं, तकरीबन 1,65,000 अलमीज़ान के पास हैं। ये कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें कि अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन कर लूँ इंडिया के साथ, तो इंडिया में जो 10,000 टोटल पॉपुलेशन है, तो हम 10,000 का फिगर इक्विवेलेंट करने के लिए 10,000 का फिगर ले लेते हैं। आउट ऑफ एवरी 10,000 पीपल 800 पीपल आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। ये भी बहुत कम है, ग्लोबल यूएस के स्टैंडर्ड से बहुत कम है। ठीक है, तो अगर आप कहें कि इंडिया में 10,000 लोग हैं, उनमें से 800 लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 9,200 नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान में ये रेशो 10,000 लोगों में 18 लोग हैं। 18 लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आउट ऑफ एवरी 10,000 पीपल। तो जैसे मैंने कहा कि 4 लाख इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में 118 मिलियन इन्वेस्टर हैं म्यूचुअल फंड के। तो हम तो बहुत पीछे हैं दुनिया से इस मामले में, और बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है। और मैं समझ रहा हूँ कि एक जो अच्छी डेवलपमेंट जो पिछले 1 साल के दौरान हुई है, वो एक डिजिटल अकाउंट्स की हो गई है कि पहले आपके पास ऑप्शन नहीं था पेपरलेस डिजिटल अकाउंट ओपन करने का। इन्वेस्टर के पास पहुंचने की जो रीच जो थी वो बहुत कम थी म्यूचुअल फंड की, क्योंकि ज़ाहिर है म्यूचुअल फंड ब्रांच नेटवर्क बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। बैंक्स की तो 900, 1000, 1500, 2000 ब्रांचें होती हैं। जो हमारी प्रॉब्ली पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचें हैं, 26 ब्रांचें। किसी और एएमसी की 26 से ज़्यादा ब्रांचें नहीं हैं। तो चूँकि उसकी एक बड़ी कॉस्ट होती है, तो ये डिजिटल अकाउंट है। अब जो पाकिस्तान में जो मोबाइल सेवी पॉपुलेशन है, यंगर जनरेशन है आपकी तरह या आपसे भी इवन यंगर लोग हैं, ज़ाहिर है मोबाइल यूज़ करते हैं, दो ऑल यूज़ स्मार्टफोन। तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उनको रीच किया जाए थ्रू दिस डिजिटल अकाउंट। इसमें केवाईसी में भी कुछ आसानी की गई है या नहीं? जी, उसमें बड़ी आसानी है। केवाईसी में अगर आप, मेरा ख्याल है अगर आप 8 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेरा ख्याल है शायद अब वो 8 लाख से 10 लाख हो गया, या शायद 8 लाख, ये मुझे सही से याद नहीं है। तो उसके ऊपर सिर्फ आपको CNIC देना है। अच्छा, जैसे मीज़ान जो है वो मीज़ान बैंक की सब्सिडियरी है। जी जी। तो आप लोग क्या उनके ब्रांच नेटवर्क को लेवरेज करके क्रॉस सेलिंग करते हैं? जी। सो बैंक के थ्रू क्रॉस सेलिंग हो रही होती है टुवर्ड्स द फंड साइड या नहीं हो रही होती? जी। इसका क्या होता है? जी, हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी क्रॉस सेलिंग हो रही है। तो हमारे इस वक्त जो टोटल हमारा AUMs का मिक्स है, क्लोज टू जो अब मेरा ख्याल है अराउंड स्लाइटली लेस देन 200 बिलियन है, लेकिन जून में हमारा ये 200 बिलियन था। तो उसमें से हमारा जो शेयर ऑफ द पाई अगर आप देखें जो मीज़ान बैंक नेटवर्क के थ्रू आता है हमारे पास, वो तकरीबन 30% है। तो बहुत सारे कस्टमर हमारे पास जो आते हैं वो मीज़ान बैंक नेटवर्क के थ्रू आते हैं। ऑब्वियसली बैंक्स की प्रायोरिटी जो है ना, वो म्यूचुअल फंड बेचना नहीं होता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि उनके पास प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा है। शोएब भाई, फाइनली हम लोगों ने अभी ये फिनोमेना देखा भी है कि कंपनीज वैसे ही डी लेवरेज हो रही हैं। ऑब्वियसली उसका वन ऑफ द रीजंस है कि उनके प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़े हैं, तो देयर पेइंग ऑफ लोन्स। जी जी। तो इस वजह से जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट एवेन्यू था वो भी पाए इक्विटीज़ में एक्सपैंड होता जा रहा है। तो आगे जाते हुए आपको क्या लगता है ये और एक्सपैंड होगा, और इसके लिए कोई स्टेप्स आप लोग कंपनीज को कन्विंस कर रहे होते हैं या कि डी लेवरेज करें इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज में, ऑल्टरनेट्स या इन्वेस्टमेंट्स, जैसे आप सुकूक्स में भी जाना स्टार्ट हो गए हैं कॉर्पोरेट्स, तो उसमें जाएं? जी, उसमें बड़ा अच्छा सवाल है आपका। उसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। जब ये इस्लामिक फंड्स आए थे ना, तो सबसे पहले तो इन्वेस्टर को ही समझ में नहीं आता था पहले कि इस्लामिक क्या होता है। तो एक जर्नी था हमारे लिए उनको समझाना। तो जब लोगों को समझाया कि इस्लामिक फ़ंड क्या होता है, कन्वेंशनल फ़ंड से क्या फ़र्क होता है, तो फिर पैसे आना शुरू हो गया। अब जब पैसे आना शुरू हो गया तो फिर उसको डिप्लॉय करने का चैलेंज था कि हम देखते थे कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बड़े लिमिटेड हैं। जब हमने अपना इनकम फ़ंड लॉन्च किया था तो उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट सुकूक भी नहीं इशू हुआ था, कोई सुकूक नहीं था पाकिस्तान में, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर काम हो रहा था। तो इन एंटिसिपेशन हमने फ़ंड लॉन्च कर दिया था उस वक्त। फिर उसके ऊपर ज़ाहिर है मीज़ान बैंक ने, हमने मिल के गवर्नमेंट के साथ काम किया और फिर गवर्नमेंट की तरफ से सुकूक आना शुरू हो गए। ये दैट वाज द फर्स्ट स्टेप के सुकूक लॉन्च हुए। इसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर की भी सुकूक आना शुरू हो गए। तो एक ये जर्नी है डेफिनेटली जिसके ऊपर हम काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आगे जा चुके हैं। जहाँ तक एक्विटीज़ का ताल्लुक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब हम कंपनीज़ के पास जाते थे और उनको कहते थे कि भाई आप इसको ऐसा करें कि आपके जो कंपनी है, किसी भी कंपनी का नाम ले लें, आई डोंट नो किसका नाम लेना चाहिए, किस कंपनी का, चले मिसाल के तौर पर ICI का नाम ले लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। मैं ICI की बात नहीं कर रहा, वैसे मैं एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि हम ICI के पास गए, ICI पाकिस्तान के पास गया, उनको कहा कि भाई आपकी कंपनी जो है ना वो इस्लामिक जो रेशोज़ हैं उसके लिहाज से वो इस्लामिक नहीं है, तो आपके पास फंड्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस्लामिक फ़ंड या इस्लामिक इन्वेस्टर्स नहीं करेंगे, तो वाई डोंट यू कंसिडर दिस कि आप अपने जो हम आपको थोड़ा एडवाइस कर देते हैं कि आप आपका स्टॉक शेयर या कंप्लाइंट हो जाए। तो एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम, अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट ICI,
जाहिर है उस वक्त कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो कहते क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर हैं ही कितने ऐसे। अब चूँकि डायनामिक्स चेंज हो गए और हमने जाके कंपनीज़ को भी एजुकेट किया, क्योंकि हमें अपनी रिक्वायरमेंट थी हमारे इन्वेस्टर्स की कि इस्लामिक स्टॉक्स हों ताकि उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। पैसे आ रहे हैं तो हम अपने आप को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई भी कर सकें। अब इट्स टोटली ऑपोजिट नाउ टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने कंपनी को जाके अवेयरनेस क्रिएट की और जब कंपनी ने देखा कि इस्लामिक फंड्स का और इस्लामिक बैंक का साइज इतना बढ़ रहा है, तो उनको समझ में आया कि नए इन्वेस्टर्स उनको मिलेंगे अगर वो उनका स्टॉक इस्लामिक होगा या उनका जो इवन उसका डेट इंस्ट्रूमेंट सुकूक होगा, तो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स विल इंक्रीज। क्योंकि कन्वेंशनल वाला तो देखें इस्लामिक में भी कर लेगा और कन्वेंशनल भी कर लेगा, वो सिर्फ रिटर्न को देखेगा, लेकिन इस्लामिक वाला सिर्फ इस्लामिक में करेगा। तो जाहिर है अगर 100 लोग हैं और उसमें से 40 लोग हैं, हम कहते हैं कि हमें इस्लामिक में सिर्फ करना है, तो एक जो इंस्ट्रूमेंट है कन्वेंशनल है, तो उसके लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर 60 रह गए, 40 तो निकल गए, उसकी मार्केट तो कम हो गई। तो ये अब रियलाइजेशन बहुत हो गई। अब बहुत सारी कंपनीज खुद हमारे पास आती हैं और हमें कहती हैं कि भाई आप बताएं कि हम अपने, जब वो देखती हैं काफ़ी नाराज़ भी होती हैं अगर वो KMI 30 इंडेक्स से उनका नाम निकल जाता है, तो हम इसलिए हम प्रोएक्टिवली काम करते हैं थ्रू आउट कि जब हम देखते हैं कि किसी कंपनी के रेशियोज आउट हो रहे हैं और वो कंप्लाइंट से नॉन कंप्लाइंट स्टेटस में जा रही है, तो हम उनको पहले से अलर्ट करते हैं कि देखें ये आपके मसले हैं, इसको आप ठीक कर लेंगे तो आप शरिया कंप्लाइंट हो जाएंगे या नॉन शरिया कंप्लाइंट होने से बच जाएंगे। तो वो बड़ा कंपनीज ने बड़ी पॉजिटिवली लेती है उसको। तो अब यू आर राइट कि बहुत सारा यूनिवर्स अब बहुत बढ़ गया है और माशाल्लाह बहुत सारी कंपनी जो है वो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स में KMI ऑल शेयर इंडेक्स में आती हैं, तो हमें भी इसका एडवांटेज, हमारे इन्वेस्टर्स को भी इसका फायदा है। चलिए, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस शोएब भाई। You guys are doing a wonderful job. Thank you. Pleasure meeting you. Thank you.